दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की ये 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की लोच के महत्व, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो नंबर 8 और 9 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। वीडियो में हम आपको 2 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किस कंडीशन में मांग लोचदार और किस कंडीशन में मांग बेलोचदार होती है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि मांग की लोच के क्या महत्व हैं, यानी कि मांग की कीमत लोच जो है उसके महत्व के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार हैं। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला है पूर्णतः बेलोचदार मांग। दूसरा है पूर्णतः लोचदार मांग। ये दोनों ही कंडीशन जो है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी कि सामान्य स्थिति में ये दोनों ही कंडीशन नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है हमारा अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग, जिसको कि हम इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कह सकते हैं, या आप इसको सिर्फ लोचदार मांग भी कह सकते हो। आप कुछ भी कह सकते हो इसको। और यह तब पाया जाता है जब मांग अधिक संवेदनशील होती है। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन आता है। दूसरा इसी तरीके से होता है कम लोचदार मांग, जिसको कि आप इकाई से कम लोचदार मांग भी कह सकते हो, या केवल बेलोचदार मांग भी कह सकते हो। केवल बेलोचदार मांग, इस कंडीशन में मांग जो है वो कम संवेदनशील होती है। यानी कि जिस स्थिति में मांग कम संवेदनशील होगी उस स्थिति में मांग बेलोचदार या कम लोचदार या इकाई से कम लोचदार होगी, और जिस स्थिति में मांग अधिक संवेदनशील होगी उस स्थिति में मांग अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार या लोचदार कहलाएगा। तो आपको यह समझना है कि बहुत सारी परिस्थिति होती हैं जिसकी वजह से मांग की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। मान लीजिए मुझे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करानी है। स्कूल फीस जमा करानी है, और दूसरा मेरा मान लीजिए गोवा ट्रिप बनाना है। गोवा का ट्रिप बनाना है, तो इसका मतलब है कि दोनों में ही मान लीजिए मेरे 1-1 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मेरे लिए जो स्कूल फीस है वो ज्यादा जरूरी है, जरूरी अधिक है। यानी कि जब ज्यादा अधिक जरूरी होगा तो वो कम संवेदनशील होगा। और गोवा की ट्रिप बहुत जरूरी नहीं है, यानी कि अधिक संवेदनशील है। तो अगर कोई चीज अधिक संवेदनशील है तो उसकी मांग लोचदार होगी, और कोई चीज कम संवेदनशील है तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। दोस्तों कंसेप्ट हम एक एक करके पॉइंट आपको समझा देते हैं। सबसे पहला आप पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति के आधार पर हम वस्तुओं को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले विलासिता वस्तु, दूसरी आवश्यक वस्तु, दूसरी विलासिता वस्तु, तीसरी है सुविधाजनक वस्तु। तो जो आवश्यक वस्तु है जैसे दूध है, पनीर है, सब्जी है, ये सारी की सारी आवश्यक वस्तुएं, कीमत बढ़ने पर इनके उपभोग को हम टाल नहीं सकते, या कह सकते हैं इनके उपभोग को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम संवेदनशील होती हैं। भाई ऐसा है, मान लीजिए 100 रुपए पर आप 1 किलो टमाटर खाते हो, तो 200 रुपए पर आप 2 किलो टमाटर थोड़ा ना खाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, या सॉरी जीरो थोड़ा कर दोगे। इसी तरीके से अगर टमाटर 50 रुपए हो जाए तो आप 2 किलो थोड़ा खाओगे। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन इन चीजों में नहीं होता। तो दोस्तों जो वस्तु अधिक आवश्यक वस्तुएं होती हैं वे मूल्य के प्रति संवेदनशील कम होती हैं, प्रति असंवेदनशील होती हैं या कम संवेदनशील होती हैं। यानी कि जो संवेदनशीलता होती है वो कम होती है। कम
संवेदनशील होने की वजह से ये इनकी जो मांग है वो कम लोचदार होगी, क्योंकि उपभोक्ता को इनको हर हाल में खरीदना ही पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हम विलासिता वस्तु की बात करें, जैसे टीवी देखना हो, एयर कंडीशन हो, महंगी फर्नीचर हो, इनकी मांग अधिक संवेदनशील है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता इनकी मांग को बंद कर सकता है। वहीं अगर हम कुछ आरामदायक वस्तुओं की बात करें, जैसे कूलर, पंखा, इनकी मांग हम आमतौर पर इकाई लोचदार मानते हैं। तो आपको जो कंसेप्ट आपको यहाँ से लेके जाना है वो ये लेके जाना है कि सबसे पहला वस्तु की जो प्रकृति है, वस्तु की प्रकृति मतलब वस्तु का जो नेचर है, कि वस्तु आरामदायक है तो वो जरूरी है, जरूरी है तो कम लोचदार है, यानी कि मांग में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर विलासिता की है तो कम संवेदनशील है, तो सॉरी अधिक संवेदनशील है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो समझना यह है कि वस्तु का नेचर डिसाइड करता है कि मांग की लोच क्या होगी। ऐसी वस्तु जो अनिवार्य श्रेणी की कैटेगरी में आती हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है, और ऐसी वस्तु जो विलासिता की श्रेणी में आती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। देखिए कई वस्तु ऐसी होती है जिनकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। जैसे मान लीजिए बिजली है, हालांकि बिजली का प्रतिस्थापन है, बिजली का प्रतिस्थापन मान लीजिए आप हीटर, आप कह सकते हो एक तरीके से जनरेटर चला सकते हो, लेकिन जनरेटर की जो बिजली है वो पड़ती है मान लीजिए 20 रुपये यूनिट, और बिजली आपको पड़ती है मान लीजिए 10 रुपये यूनिट। तो कहाँ प्रतिस्थापन हुआ है? प्रतिस्थापन, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कहाँ पे नियर प्रतिस्थापन तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तुओं का प्रतिस्थापन जितना क्लोजली मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए एयरटेल है, जियो टीवी है, जियो है, इसके अलावा वो मान लीजिए जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अब इन कंपनियों में या मान लीजिए एक BSNL है, अगर किसी की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता दूसरे पर चला जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन उपलब्ध है, इसलिए मांग अधिक संवेदनशील हो जाएगी। अभी हाल ही में जब जियो ने अपनी कीमतें बढ़ाई तो आपको पता होगा बहुत सारे ग्राहक जियो के कम हो गए, साथ ही साथ बहुत सारे ग्राहकों ने BSNL को ज्वाइन कर लिया क्योंकि प्रतिस्थापन उपलब्ध थे। लेकिन अगर बिजली में यही चीज हो तो क्या बिजली यूज करना बंद कर दोगे? आप रोओगे, चिल्लाओगे, सरकार को कोसोगे, लेकिन बढ़ी हुई बिजली की कीमतें आपको देनी ही पड़ेंगी। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जिस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होती है उस वस्तु की मांग अधिक संवेदनशील होती है कीमत से, क्योंकि उपभोक्ता कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तुओं पर शिफ्ट करने का चांसेस हमेशा बने रहते हैं। लेकिन अगर वस्तु की कोई प्रतिस्थापन उपलब्धि नहीं है, वस्तु कोई विकल्प ही नहीं है, या वस्तु का विकल्प है तो बहुत क्लोज नहीं है, ऐसी स्थिति में कीमत का असर मांग पर पड़ता तो है लेकिन कम पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी वस्तु की मांग कम संवेदनशील कहलाएगी। तीसरा पॉइंट बच्चों, उपभोक्ता की आदत है। देखिए कई चीज ऐसी होती है जिसके आप हैबिचुअल हो जाते हो, जैसे मान लीजिए शराब है, सिगरेट है, चाय है। तो जैसी वस्तु मान लीजिए जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो हर हालत में सिगरेट पिएगा ही पिएगा। उपभोक्ता की कीमत बढ़ने का असर उसकी मांग पे नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर उपभोक्ता को किसी चीज की आदत पड़ गई है तो उसकी मांग होगी कम लोचदार, जैसे सिगरेट, शराब हुआ। और अगर उपभोक्ता वस्तु सामान्य, जैसे मनोरंजन की वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तु जो सामान्य उपभोग की होती है, जिनकी उपभोक्ता को आदत नहीं पड़ती है, उनकी मांग कंपैरेटिवली लोचदार मानी जाती है। तो दोस्तों अगर वस्तु की आदत पड़ गई है तो मांग का असर कीमत पे कम पड़ने की वजह से कम संवेदनशील होगी, कम लोचदार या बेलोचदार होगी। समय अवधि की बात करें दोस्तों तो उपभोक्ता अल्पकाल में अपने व्यवहार को परिवर्तन नहीं कर पाता, इसलिए अल्पकाल में मांग बेलोचदार होती है। मान लीजिए कि पेट्रोल जो है वो 500 रुपये लीटर हो जाए तो सडनली तो आप अपने व्यवहार को नहीं बदल पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज शुरू कर दोगे। या आप कह सकते हो, अगर मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें की कीमतें बढ़ जाती तो अल्पकाल में क्या होता है, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो फिर भी हम खरीदना शुरू करते हैं। लेकिन लंबी अवधि में हमारे पास कई सारे विकल्प आ जाते हैं, हम धीरे धीरे अपने विकल्पों पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय में मांग लोचदार और छोटे समय में मांग बेलोचदार देखने को मिलती है। क्योंकि छोटे समय में हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते मांग में, इसलिए बेलोचदार, और लंबे समय में मांग में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए मांग होती है लोचदार। इसके अलावा दोस्तों उपभोक्ता की आय का स्तर भी असर पड़ता है। अगर मान लो अमीर कोई वस्तु खरीद रहा है, और अमीर खरीद रहा है, मान लीजिए ब्रांडेड कपड़े खरीद रहा है,
मान लीजिए हीरे खरीद रहा है, महंगी घड़ी खरीद रहा है। अब जो व्यक्ति 25 लाख रुपए की घड़ी पहन सकता है वो 26 लाख की भी घड़ी पहन सकता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? दिक्कत तो उसको आएगी ना जो 5,000 की घड़ी खरीदना चाहता है, सडनली वो 6,000 रुपए की हो जाएगी। भाई हम और आप जैसे लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल का वेट करते हैं, बहुत सारा टाइम देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महंगी ही सामान खरीदना है, जिनको डिस्काउंट का वेट करना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे अमीर लोग ऐसी वस्तु का यूज करते हैं तो उस वस्तु की मांग होगी बेरोजगार, यानी कि खरीदेगा उपभोक्ता हर हालत में। लेकिन ऐसी वस्तु जिसकी मांग करते हैं हम और आप जैसे लोग, सामान्य व्यक्ति, तो ऐसे मध्यम वर्गीय, ऐसी वस्तु की जो मांग होती है वो अधिक लोचदार देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी कीमत का असर मांग पर ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर 10 लाख की कार 12 लाख रुपए की हो जाए, 20% कीमतें बढ़ गई हैं, और 5 करोड़ की कार 6 करोड़ की हो जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 5 करोड़ की कार 6 करोड़ की हो गई है उसकी मांग पर कम असर पड़ेगा, मांग में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। लेकिन जो कार 10 से 12 की हो गई है उसकी मांग में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर उपभोक्ता बहुत अमीर है तो उसके द्वारा जो वस्तु खरीदी जाती है उसकी मांग बेरोजगार, और अगर मध्यम वर्गीय उपभोक्ता तो उसके द्वारा जो वस्तु खरीदी जा रही है उसकी मांग कम लोचदार होगी। इसके अलावा दोस्तों उपभोग को टालने की संभावना, बहुत सारी वस्तुओं के उपभोग को टाला नहीं जा सकता, जैसे कि चाहिए तो चाहिए। आप मकान बनाने को टाल सकते हो पर खाना खाने को नहीं टाल सकते। आप बाहर घूमने को टाल सकते हो पर दवाइयों को नहीं टाल सकते। यानी कि जिन वस्तुओं के उपभोग को टाला नहीं जा सकता है उनकी मांग कम लोचदार होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता उनका उपभोग करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसी वस्तु जिनके उपभोग को टाला जा सकता है उनकी मांग लोचदार होगी। इसके अलावा आय का कितना हिस्सा उपभोग करता है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करता है, मान लीजिए किसी की आय 5 लाख रुपए और वो 100 रुपए खर्च कर रहा है एक तरीके से मोबाइल रिचार्ज कराने पे, तो 110 का हो जाएगा तो मोबाइल रिचार्ज पे कोई बहुत असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आय का बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहा है। लेकिन अगर आय का बहुत बड़ा हिस्सा वो किसी वस्तु के उपभोग पे खर्च कर रहा है और उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका पूरा का पूरा बजट हिल जाएगा, जिसकी वजह से वो मांग में अधिक परिवर्तन लेकर आएगा। यानी कि अगर उपभोक्ता वस्तु के उपभोग पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, ज्यादा परसेंटेज खर्च कर रहा है तो उसकी मांग लोचदार होगी, और कम परसेंटेज खर्च कर रहा है तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। इसके अलावा दोस्तों मूल्य स्तर बहुत अधिक परिवर्तन करता है। अगर वस्तु बहुत महंगी है जिसका प्रयोग आमतौर पर बहुत अमीर लोग कर रहे होते हैं, या बहुत सस्ती है जिसका प्रयोग आमतौर पर बहुत गरीब कर रहे हैं, उनके उपभोग कीमत में परिवर्तन का असर बहुत ज्यादा मांग पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो बहुत अमीर यूज कर रहा है उसकी कीमत पर असर पड़ेगा क्या, और जो बहुत ही गरीब है वो बेचारा तो रोटी खा रहा होगा, वो मुश्किल से माचिस यूज कर रहा होगा, कीमत का असर उसकी मांग पर बहुत पड़ता तो सब पे है लेकिन बहुत कम पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्गीय की मांग पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे। बेसिकली आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में ये याद रखना है कि किस स्थिति में मांग ज़्यादा परिवर्तनशील होगी और किस स्थिति में मांग कम परिवर्तनशील होगी। आगे हम वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि आखिरकार मांग की कीमत लोच के क्या महत्व हैं हमारे जीवन में, तो वो वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मांग की लोच का महत्व है, मतलब मांग की कीमत लोच एक आर्थिक अवधारणा है जो बताती है कि किसी वस्तु की मांग में शुरू से बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं मांग की लोच के महत्व की। तो देखिए मांग की लोच एक आर्थिक अवधारणा है। मांग की कीमत लोच की बात करें तो मांग की कीमत लोच हमें बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है परसेंटेज में, तो उसकी जो मांग है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन आएगा, यानी कि उसकी लोचशीलता के बारे में बताती है। तो इस लोचशीलता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मांग की लोच समझने के लिए हमें यह पता चलता है कि उपभोक्ता किस तरीके से अपने व्यवहार में बदलाव करेगा, यानी कि हमें यह पता चलेगा कि अगर मांग लोचदार है या बेलोचदार है। यदि मांग की कीमत लोच अधिक है, यदि मांग की कीमत लोच अधिक है तो ये क्या बताता है कि अगर कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में थोड़े से परिवर्तन होने से उपभोक्ता अपनी मांग को बहुत ज़्यादा बदल देगा। और अगर मांग की लोच कम है तो इससे हमें यह पता चलता है कि कीमत में बड़ा परिवर्तन भी मांग को बहुत अधिक परिवर्तन नहीं लाएगा। इसका मतलब मांग की कीमत लोच का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे हमें उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में आसानी होती है कि उपभोक्ता किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सभी कंपनियों को उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी होना जरूरी है ताकि वो कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर सके। इसके अलावा कंपनियां जब मूल्य निर्धारित करती हैं तो इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनको ये पता हो कि मांग की कीमत लोच, यानी कि जिस तरीके की वस्तु वो बेच रहे हैं
उसकी मांग की कीमत लोच बाजार में कम है या ज़्यादा है। क्योंकि अगर मांग की लोच बाजार में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्में अधिक कीमत नहीं वसूल सकती, उनको कम कीमत पर अधिक मात्रा बेचकर ही प्रॉफिट को कमाना पड़ेगा। जबकि अगर मांग की कीमत कम लोचदार है तो वो ऊंची कीमत वसूल सकती हैं, चाहे बाजार में उनकी बिक्री वस्तु की कम क्यों ना हो। यानी कि ये याद रखना कि वस्तु जो है वो उसका कीमत कैसी है ये आवश्यक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सरकार जो नीति कराधान नीति अपनाती है उसमें भी सरकार को इस बात का अध्ययन करना जरूरी है कि सरकार जिन वस्तुओं पे कर लगा रही है उसकी मांग की कीमत लोच अधिक है या ज़्यादा है। क्योंकि अगर मांग की लोच बहुत अधिक है और सरकार ने उस पर कर लगा दिया तो सरकार के कर राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि होगी ही नहीं। इसीलिए सरकार को जो कर आता है वो बहुत ज़्यादा आता है पेट्रोलियम पदार्थों से, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ की मांग की लोच कम है शराब से, क्योंकि शराब की मांग की लोच वाइन से, क्योंकि इस तरीके के पदार्थों की मांग की लोच कम है। सिगरेट से, क्योंकि सिगरेट जो है वो आदतन वस्तु है इसलिए उसकी मांग की लोच कम है। यानी कि ऐसी वस्तु जिसकी मांग की लोच कम है उन पर सरकार टैक्स वसूल सकती है और टैक्स वसूल कर सरकार अधिक रेवेन्यू कमा सकती है। जबकि ऐसी वस्तु जिसकी मांग की लोच बहुत अधिक है उस पर सरकार ज़्यादा मात्रा में कर लगाएगी तो अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू बहुत ही कम आएगा। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि सरकार जो है वो कई सारी नीति बनाती है। सरकार को ये पता होता है कि कौन सी आवश्यक वस्तु है जिसकी मांग की कीमत लोच बहुत कम है, कंज्यूमर किस हद तक उस कीमत बढ़ने को सहन सकता है, किस हद के बाद वो कीमत बढ़ने को सहन नहीं सकता, ये सभी कंज्यूमर जानने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा, बाजार की प्रतिस्पर्धा का मतलब दोस्तों ये है कि बाजार में मांग की कीमत लोच का महत्व बढ़ जाता है ये समझने के लिए कि बाजार में हिस्सेदारी के लिए सभी फर्में कंपटीशन कर रही हैं। तो जब बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है तो प्रत्येक फर्म को मांग की कीमत लोच के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो है, बेसिकली कंसेप्ट आपको पता ही है, कंसेप्ट समझाने के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाई रखी है। यहाँ तो बस हम आपको इतना बताने थे कि मांग की कीमत लोच हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन इग्नो में पूछा गया था, कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब तक की वीडियो में आपने मांग की कीमत लोच के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं मांग की आय लोच के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कीमत में परिवर्तन की वजह से जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने की वजह से जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। यानी कि उपभोक्ता की जब आय बदलती है तो उपभोक्ता की आय बदलने से जब वस्तु की मांग में परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए हमारी आय जो है वो है 100 रुपये और जो मांग है, मांग मान लीजिए 100 ही इकाई है। तो अगर हम ये मान लें कि वस्तु सामान्य है, सामान्य वस्तु है, हम ये मान लें कि वस्तु सामान्य है, तो उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये होने पर वस्तु की मांग 120 हो गई, हम ये मान रहे हैं। इसका मतलब जो आय में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, आय में प्रतिशत परिवर्तन वो हुआ है हमारा 50% का, और जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो हुआ है मान लीजिए 20% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मांग की लोच निकालनी, आय मांग की लोच निकालनी, जिसको हम EY बोल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत नहीं सॉरी आय में प्रतिशत परिवर्तन। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन आपका है 20%, कीमत में है 50%, तो इसका आंसर आएगा 0.4, यानी कि EDY जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। इस चीज़ की वजह से ऐसी वस्तु जो होती है वो अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आती है, वो हम डिटेल आपको करवाएंगे। साथ ही साथ अगर ED जो है वो मोर देन 0 है तो इसका मतलब ये एक तरीके से सामान्य वस्तु की स्थिति में आती है।
तो उसका डिटेल हम आपको करवाते हैं। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि मांग की लोच क्या होती है, मांग की आय लोच क्या होती है कि आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आय लोच कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि मांग की आय लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। और जब आप इसे फार्मूला वाइज डेरिवेट करके दिखाते हो तो आप लिख सकते हो कि EY इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन में Q। यहाँ पे Y जो है वो आय को डिनोट कर रहा है, Q जो है वो मात्रा को डिनोट कर रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकारों के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं मांग की आय लोच के प्रकार की या श्रेणियां की, तो दोस्तों इसकी कई बुक्स में इसकी 3 श्रेणियां हैं, कई बुक्स में इसकी 5 श्रेणियां हैं। मैं आपको 3 श्रेणियों के और 2 सब कैटेगरी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसमें आय बढ़ने से मांग बढ़ जाए, एक ऐसी वस्तु हो सकती है। एक ऐसी वस्तु भी होती है जिसमें आय बढ़ने से मांग घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिसमें आय बढ़ेगी लेकिन जो मांग है वो स्थिर रहेगी। इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं बनती। आप अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए और बताइए कि क्या कोई ऐसी कैटेगरी बन सकती है जिसमें इन तीनों के अलावा कोई, यानी कि आय बढ़ने से मांग या तो बढ़ेगी या घटेगी या से स्थिर रहेगी। अनंत तो हो नहीं सकती मांग, जीरो तो हमने मान ही लिया कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का दोस्तों सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय से प्रभावित होती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनकी मांग आय से प्रभावित नहीं होती। यानी कि आय बढ़ने से मांग स्थिर हो सकती है, आय बढ़ने से मांग बढ़ सकती है, आय बढ़ने से मांग घट सकती है। तो अगर आय बढ़ने से मांग बढ़ती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक आय लोच। अगर आय बढ़ने से मांग घटती है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक आय लोच। और अगर आय के बढ़ने से मांग स्थिर रहती है तो उसको बोलेंगे हम शून्य आय लोच। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यानी कि धनात्मक आय लोच कब कहलाएगी? जब आय के बढ़ने से मांग बढ़ेगी। ऋणात्मक कब कहलाएगी? जब आय के घटने से मांग घटेगी। और पॉजिटिव कब कहलाएगी? शून्य आय लोच कब कहलाएगी? जब आय के स्थिर रहने पर मांग स्थिर रहती है। यानी कि धनात्मक आय लोच का अगर आप फार्मूला वाइज बनाओगे, मतलब डायग्राम बनाओगे, तो इस तरीके की मांग होती है। यानी कि इसमें हम लिखते हैं, मान लीजिए आय, और यहां लिखते हैं मांग। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा धनात्मक आय लोच की स्थिति में। ऋणात्मक आय लोच की स्थिति में अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो दर्शाता है कि आय के बढ़ने से मांग जो है वो घट जाएगी। और अगर शून्य आय लोच है तो डायग्राम इस तरीके का बनेगा जो दर्शाता है कि आय के समान, आय के बढ़ने या घटने से जो मात्रा है उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों सामान्य वस्तु की स्थिति है। और इस स्थिति में जो आपका EY होगा, इट विल बी मोर देन 0, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये ऋणात्मक की स्थिति है, यानी कि ये घटिया वस्तु की स्थिति है। और इस स्थिति में EY जो है वो लेस देन होगा 0 से। और शून्य आय की लोच की स्थिति में जो EY है वो होगा आपका 0। अब चलिए इसके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक वस्तु है जिसकी कीमत है मान लीजिए 10 रुपए, और उपभोक्ता उसकी मांग जो कर रहा है वो 50 कर रहा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कीमत जो है वो डबल हो गई, 20 हो गई। यानी कि 10 कीमत बढ़ी और मांग भी जो है वो आपकी 10 बढ़ गई, 60 हो गई। यानी कि ये धनात्मक हो गया। इस स्थिति में अगर आप कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे, चलिए मैं बता देता हूं पहले। आप अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे, कीमत नहीं है, आय है, आय है। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे
प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जो बीच का डिफरेंस आया है यानी कि ये जो परिवर्तन आया है 10 का बटे में जो शुरुआती कीमत मांग थी 50 इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो ये 20% का परिवर्तन आया है, यानी कि जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया है वो 20% का आया है। और जो आय में प्रतिशत परिवर्तन आया है 10 का परिवर्तन हुआ, शुरू में 10 थी, इंटू 100 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में आंसर 0.2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर वस्तु सामान्य है, आय बढ़ने से मांग बढ़ रही है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वहीं अगर मान लीजिए मांग घट रही होती, सपोज कीजिए हम इसी कंडीशन को लेते और मांग को हम 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मांग में कमी हुई है वो यहाँ पे -20 लिखते तो आपका आंसर -0.2 आता। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अगर वस्तु सामान्य है तो EDY मोर देन 0 ही होगी, घटिया है तो EDY लेस देन 0 होगी, और अगर अति अनिवार्य वस्तु है तो ऐसी वस्तु की मांग की आय लोच 0 होती है, यानी कि अति अनिवार्य वस्तु की आय बढ़ने से या घटने से मांग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें आय लोच के बारे में, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया, सामान्य वस्तु की हमने बात की। अब सामान्य वस्तु में 3 तरीके की श्रेणी हम निकाल सकते हैं। पहला है EY मोर देन 1, दूसरा है EY इक्वल टू 1, तीसरा है EY लेस देन 1 बट EY मोर देन 0, मतलब इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। तो पहली स्थिति ये वाली है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, जैसे आप जानते हो इकाई का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके एक होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा, आय में प्रतिशत परिवर्तन जो भी होगा, मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। और ऐसा तब होता है जब वस्तु विलासिता की हो, लग्जरी हो, यानी कि विलासिता की वस्तु की स्थिति में मांग की आय लोच धनात्मक होती है। दोस्तों अगर आप MCQ क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं में से सारे के सारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं, और सब्जेक्टिव की तैयारी आप कर रहे हो तो इन्हीं को एक्सप्लेन करके सब्जेक्टिव बनता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कंसेप्ट तो वही रहता है, हाँ अप्रोच अलग अलग होती है। जो बच्चे सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं उनकी अप्रोच ये रहेगी कि उनको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना है, उनको डिटेल पढ़ना है, उनको आंसर प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करनी है, और जो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कंटेंट तो वही रहता है दोस्तों। तो विलासिता वस्तु की स्थिति में मांग की आय लोच पॉजिटिव होती है। अगर वस्तु आरामदायक है, आरामदायक, तो आरामदायक वस्तु की स्थिति में मांग की आय लोच इक्वल टू 1 होगी। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर वस्तु अनिवार्य है, अनिवार्य है, तो अनिवार्य वस्तु की स्थिति में मांग की आय लोच 0 से ज्यादा यानी कि 1 से कम होगी। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी है, यानी कि विलासिता वस्तु की स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन मांग में होता है, आय में होता है, मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है। EDY तब कहलाएगी जब जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होगा, मांग में उसके बराबर प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि अगर आय में 20% का परिवर्तन होता है तो मांग में भी 20% का परिवर्तन होगा। ऐसी वस्तु की स्थिति में आमतौर पर आरामदायक वस्तु की स्थिति मानी जाती है। और ED लेस देन 1 तब, EY लेस देन 1 तब कहलाएगा जब जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा, और ऐसा अनिवार्य वस्तु की स्थिति में होता है। यानी कि इस स्थिति में मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा कि आय की तुलना में। इस स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में हुआ है, मांग में उसके समान प्रतिशत परिवर्तन होगा, और इस स्थिति में आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार दोस्तों मैं आपको मांग की आय लोच समराइज कर देता हूं। मांग की आय लोच, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की आय लोच आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। इसके 5 प्रकार मान लीजिए। पहला है, या 3 प्रकार भी मान सकते हैं, धनात्मक आय लोच, धनात्मक आय लोच,
धनात्मक आयलोच की स्थिति में ई वाई जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी 0 से, पॉजिटिव ही होगी। यानी कि इस स्थिति का मतलब है कि जब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, ये इसका मतलब है, और आय घटेगी तो मांग घटेगी। इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है ई वाई मोर देन 1, दूसरा है ई वाई लेस देन 1 और तीसरा है ई वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आय में 20% का परिवर्तन आता है तो जो मांग है उसमें 50% का परिवर्तन आएगा, यानी कि आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस स्थिति में अगर आय में 20% का परिवर्तन आता है तो मांग में 10% का परिवर्तन आएगा, यानी कि जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में देखने को मिलेगा। यानी कि इस स्थिति में जो आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा और मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो बराबर बराबर होगा। इसके अलावा दोस्तों ऋणात्मक आयलोच होती है। दूसरा नंबर पे ऋणात्मक आयलोच का क्या मतलब है? ऋणात्मक आयलोच का मतलब है कि इस स्थिति में आय के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी और आय कम होने से मांग बढ़ जाएगी। और तीसरा होता है शून्य आयलोच। शून्य आयलोच, शून्य आयलोच का मतलब है कि अगर आय बढ़ती है तो इसका असर मांग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये होता है जब वस्तु अति अनिवार्य होती है। जैसे नमक है, आप आय बढ़ने से ज़्यादा नमक तो खाओगे नहीं। ये तब होता है जब वस्तु घटिया होती है, और ये तब होता है जब वस्तु, ये वाला तब होता है जब वस्तु, यानी कि धनात्मक तब होता है जब वस्तु सामान्य वस्तु होती है। और इसके 3 कैटेगरी हैं। पहला है ई वाई मोर देन 1, ये तब पाया जाता है जब वस्तु विलासिता की होती है। ईडी लेस देन 1 ये तब पाया जाता है जब वस्तु अनिवार्य होती है। ये अति अनिवार्य या अनिवार्य है। और ईडी इक्वल टू 1 ये तब होता है जब वस्तु सामान्य होती है, यानी कि सामान्य मतलब आप कह सकते हो या विलासिता भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांग की आयलोच का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। दोस्तों अब तक की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मांग की आयलोच और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मांग की तिरछी लोच के बारे में। तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत केवल उस वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती बल्कि उससे संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम 2 बातें कर रहे हैं। एक तो होती है गैर संबंधित वस्तुएं या असंबंधित वस्तुएं। असंबंधित वस्तुएं, तो असंबंधित वस्तुएं होती हैं जिसमें एक की कीमत का असर, यानी कि हम ये मान लें कि दूध है और कार, ये पूरी तरीके से असंबंधित वस्तुएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूध की कीमत बढ़ती है या घटती है से कार पर किसी भी तरीके का संबंध परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि दूध की कीमत का असर कार पे नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको असंबंधित वस्तुएं कहते हैं। लेकिन संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं? संबंधित वस्तुएं वे होती हैं जिसमें एक का असर दूसरे की मांग पर पड़ता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु जब स्वयं की कीमत से प्रभावित ना होकर यानी कि एक वस्तु जो है वो स्वयं की कीमत से प्रभावित ना होकर अन्य वस्तु की कीमतों से प्रभावित होती है। कीमत से प्रभावित होती है। यानी कि जब एक वस्तु की कीमत, जब एक वस्तु जो है वो खुद की कीमत से प्रभावित ना होकर दूसरी वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है तो इसको संबंधित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कार की, तो कार की जो मांग है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि पेट्रोल की कीमत क्या है। वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो अन्य मान लीजिए ये सीएनजी की कार है, ये मान लीजिए सीएनजी की कार है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो पेट्रोल की कार है उसकी कीमत पर क्या असर पड़ रहा है। यानी कि पेट्रोल कार की कीमत
दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम एक वस्तु की कीमत का, यानी कि हम मान रहे हैं एक्स वस्तु और दो वस्तु वाई वस्तु, जब हम वाई वस्तु की कीमत का असर एक्स वस्तु की मांग पर पता करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग की तिरछी लोच। यानी कि मांग की तिरछी लोच क्या होती है, फार्मूला की वाइज अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार आप फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला वही है, इसको बोलते हैं EC इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि फार्मूला देखिए, कोई किसी तरीके का फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, फार्मूला बिल्कुल वही है जैसा हमने आपको पहले बताया था। यानी कि अगर हम इसको फार्मूला बनाएं EC का, तो फार्मूला वही है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q। लेकिन उस स्थिति में जब हम मांग की कीमत लोच पढ़ते थे तो स्वयं की कीमत वस्तु की मांग को प्रभावित करती थी। यहां पर है वाई वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग। अब ये एक्स वस्तु वाई वस्तु कुछ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वाई वस्तु दिया हो और उसकी मांग में परिवर्तन पता करना हो तो उससे एक्स और वाई वस्तु पता नहीं करते। बच्चों मैं आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे पता करते हैं। यानी कि एक्स वस्तु की मांग और वाई वस्तु की कीमत, यानी कि इस स्थिति में कीमत हम ले रहे हैं किसी दूसरी वस्तु की और मांग ले रहे हैं तो किसी दूसरी वस्तु की, तो इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों मांग की तिरछी लोच। यानी कि मात्रा ले रहे हैं हम एक्स वस्तु की और कीमत ले रहे हैं वाई वस्तु की, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मांग की तिरछी लोच। मांग की तिरछी लोच में हम एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पता करने की कोशिश करते हैं। अब इसके 5 प्रकार हमने देखे, 5 प्रकार इसके होते हैं दोस्तों। मांग की तिरछी लोच के 5 प्रकार होते हैं। मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है EC इक्वल टू डेल्टा Q x अपॉन डेल्टा P y इंटू P y अपॉन Q x। यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन x वस्तु की और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन y वस्तु की। 5 प्रकार में सबसे पहले मान लेते हैं EC, वो है हमारी मोर देन 0। यानी कि इसका मतलब ये वस्तु जो है वो धनात्मक तिरछी लोच ली है भी कह सकते हैं इसको। और ऐसा तब होता है जब वस्तु जो होती है वो हमारी प्रतिस्थापन वस्तु होती है। मैं आपको डिटेल सारी की सारी कराऊंगा एक एक करके। इसका मतलब दूसरा होता है EC इक्वल टू 0। ये तब होती है जब वस्तु असंबंधित होती है, असंबंधित होती है, यानी कि वस्तु में किसी भी तरीके से संबंध नहीं है। तीसरा होता है EC लेस देन 0। ये तब होती है जब वस्तु ऋणात्मक तिरछी लोच भी बोलते हैं इसको, ऋणात्मक तिरछी लोच। ये तब होता है जब वस्तु पूरक होती है, क्योंकि पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है। इसका एक्सट्रीम वर्जन जो है वो है EC इक्वल टू पॉजिटिव में इन्फिनिटी, और एक होता है EC बराबर नेगेटिव में इन्फिनिटी। ये इसका एक्सट्रीम वर्जन है। ये तब होता है जब वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन होती है, और ये तब होता है जब वस्तु पूर्ण पूरक होती है। तो इस तरीके से मांग की तिरछी लोच के 5 प्रकार हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं EC मोर देन 0। ऐसा तब होता है जब वस्तु प्रतिस्थापन होती है। प्रतिस्थापन वस्तु होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। प्रतिस्थापन वस्तु का हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए CNG की कार है और एक पेट्रोल की कार है।
हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सीएनजी की कार्स एग्जाम्पल के लिए, हम सिंपल एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपये की है और 500 इकाई सीएनजी बाई की जाती है, जबकि पेट्रोल की जो कार है वो हमारी है मान लीजिए 500 रुपये की और 100 कार है पेट्रोल की बाई की जाती है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि सीएनजी की कीमत बढ़कर 200 हो गई, जबकि पेट्रोल कार की कीमत 500 पे बनी रही, तो कुछ ग्राहक यहां से शिफ्ट कर जाएंगे इस पर। तो मान लीजिए इसकी जो डिमांड है वो घटकर 250 हो गई और इसकी डिमांड बढ़कर 250 हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीएनजी कार की कीमत के बढ़ने से और पेट्रोल कार की कीमत समान रहने पर पेट्रोल कार की मांग बढ़ गई, ये इसका मतलब है। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो हमारा फार्मूला है क्या, EC डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q। क्वांटिटी लेनी है X की और प्राइस लेना है Y का। तो Y क्या है, Y याद रखना वो गुड्स होती है जिसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है। कीमत में परिवर्तन यहाँ पे सीएनजी का हुआ, इसलिए सीएनजी हमारी Y गुड्स है और कार की क्योंकि कीमत समान रही है इसलिए ये हमारी X गुड्स है। बेसिकली आपको ये मान के चलना है। अब यहाँ पे बात करते हैं मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो मांग में परिवर्तन हुआ है 150 का और यहाँ पे कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, कीमत में परिवर्तन हुआ है 100 का। तो डेल्टा Q कितना हो गया, डेल्टा Q हमारा हो गया 150, डेल्टा P हो गया 100 इंटू शुरुआती कीमत 100 है और शुरुआती मात्रा भी 100 है, यानी कि शुरू की कीमत ले ली, शुरू की मात्रा ले ली। मतलब बच्चों ये कहने का ये है कि आपको केवल ये वाले कॉलम देखने हैं, ये वाला कीमत का और ये वाली मात्रा का। तो इस स्थिति में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.5, जो कि पॉजिटिव है, 1 से ज्यादा है, 1 से 0 से ज्यादा है। तो इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं वो संबंधित वस्तुएं होती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया हुआ है, डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है, अगर इस स्थिति का डायग्राम बनाओगे तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सीएनजी की कीमत बढ़ने से और पेट्रोल कार की मांग बढ़ रही है। तो इस तरीके की वस्तुएं संबंधित वस्तुओं में से पहला पॉइंट हमने आपको करवाया। दूसरा पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं जिसमें हम ये मान रहे हैं कि वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है। पूर्ण प्रतिस्थापन है। पूर्ण प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम X वस्तु ले लेते हैं और Y वस्तु ले लेते हैं, Y वस्तु ले लेते हैं। X वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है, उसकी 100 इकाई खरीदी जाती है। हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कीमत 100 रुपए है, मांग 100 इकाई खरीदी जाती है। अब अगर कीमत में परिवर्तन होकर 150 होती है तो इसकी मांग 100 रुपए पर ही 0 रह जाएगी। ये बेसिकली इसका मतलब है, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं जिसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने से इसकी मांग 0 रह जाएगी। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ, या मान लीजिए इसकी कीमत घटा देते हैं, हम इसकी कीमत 50 रुपए कर देते हैं। इसकी कीमत 50 रुपए कर देते हैं तो 50 रुपए पर इसकी मांग जो है वो 100 रुपए पर ही 0 रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी Y वस्तु है जिसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है और ये X वस्तु है। चलिए वस्तु का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 0 हो गया, अनंत का हो गया, क्योंकि इसमें परसेंट परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन आया है वो तो असीमित आया है। तो इसकी वजह से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा EC इक्वल टू प्लस में इन्फिनिटी। तो दोस्तों आपको याद रखना ये है कि अगर वस्तु पूरा प्रतिस्थापन है तो उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, और पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में इसका आंसर एक्सट्रीम पे चला जाता है, और एक्सट्रीम का मतलब इन्फिनिटी है। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए वस्तु को इसी तरीके से मान लीजिए हम वस्तु को मान लेते हैं पहला केस हमने आपको बता दिया कि EC पॉजिटिव कब होगा,
जब जब प्रतिस्थापन वस्तु होगी, और EC इक्वल टू इंफिनिटी कब होगा? जब वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन होगी। अगर मान लीजिए वस्तु पूरक है, पूरक वस्तु है, तो इस स्थिति में EC जो है वो होगी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि पूरक वस्तु की स्थिति में X वस्तु की कीमत, X वस्तु की मात्रा और Y वस्तु की कीमत, इसमें विपरीत संबंध होता है। हम एग्जाम्पल के लिए लें, मान लीजिए हम सपोज कीजिए टी ले लेते हैं और मिल्क। हम ये मान रहे हैं कि मिल्क महंगा हो गया, यानी कि मिल्क की कीमत महंगी हो गई। मिल्क मान लीजिए पहले 10 रुपए का था, 10 यूनिट यूज करते थे। टी पहले 10 रुपए की थी, 10 यूनिट यूज करते थे। मिल्क की कीमत 20 रुपए हो गई, महंगा हो गया, तो उसकी वजह से 10 रुपए पर ही अब लोग 5 चाय पीना शुरू कर रहे हैं, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी भी घट गई और टी की क्वांटिटी भी घट गई। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में हम क्या लेंगे? प्राइस तो लेंगे इसका, मिल्क का, और क्वांटिटी लेंगे टी की। तो ये हमारी एक्स गुड्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, और जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, क्वांटिटी लेनी है एक्स की, प्राइस लेना वाई का। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स 5 है माइनस में, चेंज इन प्राइस 10 है इंटू 10/10, तो इसका आंसर -0.5 आएगा, यानी कि इस केस में जो EC होगी वो लेस देन 0 होगी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। यहीं पे जो हमने आपको बताया था कि EC 0 कब होगी? EC 0 तब होगी जब वस्तु प्रतिस्थापन होगी। EC मोर देन 0 होगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव तिरछी लोच है। EC 0 तब होती है जब असंबंधित वस्तु होती है, क्योंकि एक की कीमत बढ़ने का असर दूसरी पे नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं आपको ये कंसेप्ट बार बार समझा चुका हूं कि असंबंधित वस्तु की स्थिति में एक की कीमत का असर दूसरे की मांग पे नहीं पड़ता, इसलिए मांग में जो परिवर्तन आएगा वो 0 आएगा, इसीलिए ED जो है वो 0 होगी। ऋणात्मक तिरछी लोच ये पूर्णक वस्तु की स्थिति में होगी, और ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में जो तिरछी लोच है वो पॉजिटिव में अनंत होती है, और पूर्ण पूरक वस्तु की स्थिति में EC जो है वो नेगेटिव में अनंत होती है। दोस्तों तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।